बहुत महीन होते हैं खबरों के धागे। जरूरत रहती है कि रहे सुर्खियों से आगे। स्वागत है आप सभी का। हाईलाइट करने की कोशिश की है और ये बात एक खास बात जो मुझे इस वक्त याद आ रही है, उससे पहले बता दूं कि राहुल अवस्थी इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं, जो कि आज बैठेंगे हमारे साथ और चर्चा करेंगे, और दीपक व्यास भी मेरे सहयोगी हैं। देखिए, एक बात मुझे याद आ रही है, हर शहर में, हर गांव में एक ऐसा मंदिर होता है कि जब एग्जाम का वक्त आता है स्कूल कॉलेज में, तो विद्यार्थी उस मंदिर की ओर दौड़ जाते हैं इस उम्मीद में कि भगवान हमारा बेड़ा पार लगा देंगे और हमारी एग्जाम सकुशल निपट जाएगी। ये बात मैंने इसलिए निकाली है क्योंकि हमने प्रियंका गांधी के दौरे में देखा कि किस तरह से हवन पूजन की तस्वीरों को आईएनसी इंडिया ने ट्वीट कर हाईलाइट करने की कोशिश की है, और ये बात भी सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी ने आज गायत्री मंत्र न केवल एक बार बल्कि 2 बार रिसाइट किया है मंच से, और यह भी बताया कि उनको ये मंत्र उनकी दादी ने सिखाया था। जनरल नॉलेज का सवाल है, किसी दिन आ सकता है, इसलिए उसको आप रट भी लें तो बेहतर रहेगा। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, या क्या बीजेपी जिस पिच पर कांग्रेस को लाना चाहती थी उस पिच पर लाने में सफल रही है? 2018 में सफल रही थी। राहुल गांधी हर हर महादेव का नारा लगाते बांसवाड़ा में नजर आए थे, और आज गायत्री मंत्र बोलते प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं। क्या समीकरण हो सकते हैं इसके पीछे, क्या रणनीति हो सकती है इसके पीछे? चर्चा की शुरुआत करते हैं। राहुल, इसमें दीपक, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि परीक्षा की घड़ी तो है, और आप ही लगाओ बेड़ा पार वाला माहौल है। देखिए, ये हिंदुस्तान की राजनीति में एक परिपाटी रही है कि जहां आप जाते हैं वहां के लोक देवता के बारे में या जो स्थानीय मंदिर होते हैं उनके जयकारे बुलवाए जाते हैं, और ये परंपरा अमूमन रही है। लेकिन ये परंपरा आपको स्वप्निल याद होगी कि पिछले कुछ 9 से 10 सालों से कुछ ज़्यादा चर्चाओं में इसलिए आ गई है क्योंकि देश में बीजेपी की सरकार आ चुकी है। बीजेपी पर कांग्रेस अमूमन आरोप ही लगाती है, वो धर्म के नाम पर राजनीति करती है। कांग्रेस ये कहती है कि हम सांप्रदायिक ताकतों का विरोध करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इस तरीके की बातें करती है। लेकिन अब कांग्रेस को भी उसी रणनीति पर काम करना पड़ रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब आपको राहुल गांधी की याद होगा, वो आए थे किशनगढ़ में, एक बार आए थे, पर्वतसर में भी गए थे, किसान सम्मेलन को भी संबोधित किया था, तो वहाँ के लोक देवता सुरसुरा के अंदर जो तेजाजी महाराज का मंदिर था वहाँ भी दर्शन करने के लिए पहुँच गए थे। आपने भी जिक्र किया बांसवाड़ा में आए तो हर हर महादेव का नारा लगाया, और यही वजह है कि भले ही कितनी भी बातें बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने के आरोपों की लगा ले, बीजेपी आरोप लगा दे, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा दे, लेकिन बावजूद इसके अब कांग्रेस को भी ये लगता है कि बिना भगवान के या बिना धर्म के बेड़ा पार हमारा नहीं हो सकता है, बेड़ा गर्क ही हो सकता है। इसलिए बीजेपी की कहीं ना कहीं राह पर कांग्रेस चलती हुई नजर आ रही है, और मुझे यही लगता है कि इसी वजह से आज प्रियंका गांधी को आपने सुना होगा कि आज त्योहार का दिन है, बावजूद इसके हमारी महिलाएं यहाँ पर आई है, क्योंकि जिस बेल्ट में वो गई थी वहां पर मनसा व्रत रखा जाता है आज के दिन पे, तो ऐसे में उनको भी साधने की कोशिश की गई धर्म के नाम पर ही, मनसा व्रत के बहाने। इसीलिए गायत्री मंत्र का जिक्र भी यहाँ पर किया गया, गायत्री मंत्र पढ़कर भी सुनाया गया, और अपनी पुरानी जड़ों से जोड़ने की कोशिश भी की गई कि दादी ने सिखाया था या जिन भी लोगों ने सिखाया था, तो वो सब बात नहीं सिखाया था, मतलब जिन भी लोगों ने बताया, परिवार के जिन भी बड़े लोगों ने, जो उनके अभिभावक थे, उन्होंने बताया, सिखाया, तो उनका जिक्र भी उन्होंने यहाँ पर किया। कुल मिलाकर रणनीति वही है कि किसी भी तरीके से वोट हासिल हो, अब वो चाहे धर्म के नाम पर यदि बीजेपी हासिल कर रही है तो कांग्रेस भी उसी राह पर चल पड़ी है। बच्चों को घर में ये कहा जाता है कि जब डर लगे तो या तो हनुमान चालीसा बोलो या गायत्री मंत्र बोलो, और आज प्रियंका गांधी ने गायत्री मंत्र बोला है। कोई डर बड़ा है बहुत बड़ा डर है, और जब चुनाव पास आते हैं तो वो डर ठीक उसी शक्ल में होता है जो बच्चा एग्जाम से पहले मंदिर की तरफ भागता है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये वही डर है जिस डर को अभी एक पार्टी महसूस कर रही होगी। देखिए, मैं इसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से, अलग तरीके से देखता हूँ। बीजेपी अपने धर्म के प्रति नज़रिए को लेकर, चश्मे को लेकर बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है। उनको किसी भी तरह के दो राहे पर खड़ा होना की स्थिति मंजूर भी नहीं है, और वो खड़े हैं भी नहीं। उनका क्लियर है कि साहब किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं देना है, नहीं दिया। हिंदुत्व हमारा प्ले फील्ड है, हम खेलेंगे, वो खेल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इसे लेकर एक बहुत तगड़े कन्फ्यूजन में है, और अभी से नहीं है, कुछ समय पहले से हम देख रहे हैं। ये पहली मर्तबा नहीं है जब गायत्री मंत्र उन्होंने बोला हो, इससे पहले भी वो देवी माँ के कई बार मैं मंत्र बोलते हुए उनको सुना था, और उन्होंने एक के बाद एक धारा प्रवाह पढ़ने की कोशिश की थी। राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप लग चुके हैं कि साहब उनका अब जाति ब्राह्मण बताई जाने लगी है, और उसके बाद में उनका गोत्र भी बताया जाने लगा है। बीजेपी कहती रही है कि साहब जैसे ही चुनाव आते हैं ये अपने कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहन के घूमने लग जाते हैं। बीजेपी का काम करने का तरीका धर्म के लिहाज से बिल्कुल अलग है। कांग्रेस जिस डिलेमा में है, जिस दोराहे पे है, जितनी अनक्लियर है, उतना ही उनके लिए ये नुकसानदायक स्थिति होगी, क्योंकि वो जितना पोलराइजेशन के दूसरी तरफ जाकर के मध्यम मार्गी रहते हुए वो बटोर सकते हैं, अगर वो इतना कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे
तो बीजेपी के प्ले फील्ड में जाके उन्हें हरा पाना ये नामुमकिन है। क्या कर्नाटक और हिमाचल के बाद सॉफ्ट हिंदुत्व पे खेलने का तरीका कांग्रेस खोज पाई है? कोशिश तो की थी दोनों जगहों पर और नतीजे सभी के सामने हैं। नहीं, कर्नाटक को आप सॉफ्ट हिंदुत्व से नहीं जोड़ सकते। कर्नाटक एक अलग एग्जाम्पल है। मेरा जो एनालिसिस है कर्नाटक को लेके, वो बीजेपी को हारना था, कई दूसरी वजहें थी, लेकिन हिंदुत्व का कार्ड बीजेपी का कभी खाली नहीं गया है। अब देखिए, इतना बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश, हिंदुत्व के नाम पर, योगी के नाम पर, और क्लियर कट बिल्कुल साफ कहते हुए और डंके की चोट पर सीना ठोक कर कहते हुए 2 बार जीत करके आना, और उसके बाद तीसरे की तैयारी करना और लोकसभा में 2 बार रिपीट होना उस चीज़ का इतने बड़े स्टेट में, वो ये बताता है वो स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं और वो उनको सफलता दे रही है। कई जगहों पर दूसरी बात होगी, लेकिन राजस्थान में ये फॉर्मूला बीजेपी के लिए हमेशा से सफलता लेकर के आया। दीपक कुछ जोड़ रहे हैं? मैं ही कह रहा हूँ, आपको याद होगा अभी पिछले दिनों अमित शाह जब आए थे राजस्थान दौरे पर, लगातार आ ही रहे हैं वो, लेकिन पिछली बार जब वो आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि इस बार राजस्थान 3 बार दिवाली मनाएगा। उन्होंने कहा था, आज भी हाँ बोला है। तो उन्होंने जब दिवाली नहीं आई थी तब उन्होंने कहा था पहली दिवाली दिवाली के दिन बनेगी, दूसरी दिवाली जब कमल का फूल खिल जाएगा यानी कि परिणाम आ जाएंगे, और तीसरी दिवाली राजस्थान वाले मनाएंगे 22 जनवरी को, जबकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो ऐसे में धर्म से जोड़ने की बीजेपी ने कोशिश की, बीजेपी ने राम मंदिर का जिक्र किया, राम मंदिर को भुनाने की पूरी कोशिश की, भले ही उत्तर प्रदेश में वो बन रहा हो, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भुनाने की कोशिश की जाएगी लोकसभा चुनाव में, बावजूद इसके राजस्थान चुनाव में भी भुनाने की कोशिश उसे की गई। और यही वजह है कि अब प्रियंका गांधी हो जैसे दूसरे नेताओं कांग्रेस के, वो भी धीरे धीरे धर्म की राह पर चल पड़े हैं। जातिगत जनगणना पे बोले कि प्रधानमंत्री मोदी पहले कहा करते थे कि मैं ओबीसी हूं, अब वो कहते हैं कि नहीं, गरीबी ही सबसे बड़ी जाति है। अब ओबीसी की पिच पर खेलते खेलते कई लोगों को ये लग रहा है कि राहुल से गलती हो गई, और कई लोगों को ये लग रहा है कि कितना सटीक उन्होंने बात को रख दिया। आपको क्या महसूस होता है? क्या जातिगत जनगणना जैसे टॉपिक पर सही तरह में जिस तरह के वाक्य होने चाहिए वो अभी मैदान में आ भी पाए? देखिए, हर योजना का एक लाभार्थी होता है और उसी तरह से हर चुनाव का भी कोई ना कोई लाभार्थी होता है। जितने भी कमेंट्स किए जा रहे हैं ओबीसी को लेकर, उसमें कांग्रेस चाहती है कि वो सबसे बड़ी लाभार्थी बनकर के निकले। उनको पता है, ये बात स्पष्ट है, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हिंदुत्व के पिच के ऊपर कांग्रेस खेलना चाह बहुत रही है, लेकिन वो खेल नहीं सकती, और वो अगर खेलती है तो जीत नहीं सकती उस तरह से जैसे कि बीजेपी करती रही है। लेकिन ओबीसी फैक्टर एक ऐसा बड़ा फैक्टर है जातिगत जनगणना का, जहाँ पर कांग्रेस फायदा उठा सकती है, और बीजेपी वो ऐसी गर्म केटली है इसको छूना नहीं चाहती। उनको पता है अगर छुआ तो हाथ जल जाएंगे, वो दूर भागने की कोशिश करती है, और कांग्रेस उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती। राहुल गांधी, लोग कहते हैं साहब कि मैच्योर हुए हैं, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ को बोलता नहीं, उनके विरोधी कहते हैं कि साहब इतनी देरी से मैच्योर हुए, ये कमेंट्स होते हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए ज़रूर उनकी तारीफ़ करूंगा, उन्होंने बहुत सही जगह पे सटीक मुद्दा उठाया है जो कांग्रेस को फ़ायदा दिला सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से मुद्दा उठाने में देरी कर दी गई है, चुनाव लंबा निकल गया है, इसके बाद में बड़ी आसानी से इसे उस तरह का बड़ा इशू बनाया जा सके, ये अब लगता नहीं है। 4-5-6 दिन का खेल बाकी है। राहुल गांधी और अशोक गहलोत जातिगत जनगणना पर बोल रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी उस पिच पर कम खेल रही हैं। मेरा सवाल आपसे यही है, प्रियंका डिफरेंट है, राहुल डिफरेंट है, ये खिचड़ी बनाएगा या फिर किसी स्वादिष्ट पकवान का निर्माण हो पाएगा? देखिए, कांग्रेस तो चाहती है कि स्वादिष्ट पकवान व्यंजन ही बने, लेकिन वो तो चुनाव के परिणाम ही बता पाएंगे कि कितना स्वादिष्ट व्यंजन या पकवान उनके लिए बन पाता है, राज कायम रहता है या रिवाज कायम रहता है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात होगी। लेकिन धर्म के नाम पर जो हम बात कर रहे थे कि धर्म के नाम पर राजनीति की, तो कांग्रेस देखिए इसको नुकसान को झेल चुकी है लगातार। आपको गुजरात का इलेक्शन भी आज के करीब 18 से 20 साल पुराना याद होगा, जब कांग्रेस के एक बड़े नेता जाते हैं और वो कहते हैं कि इस देश की मिल्कियत पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, तो उसको लेकर कांग्रेस को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था, और बीजेपी ने इस मुद्दे को बेहतरीन तरीके से बुनाया भी था लंबे वक्त तक। बिहार में एक जनसभा नहीं, बिहार में भी एक जनसभा में इसको दोबारा याद दिलवाया गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। बिल्कुल, तो बीजेपी ने तो हर बार बुनाने की कोशिश की है, और शायद यही वजह है कि अब वो जब आते हैं तो पूजा अर्चना भी करते हैं और उसके बाद में कपड़ों पर जनेऊ भी पहन लेते हैं, जैसा बीजेपी आरोप लगाती है। तो यही वजह है कि अब धर्म के नाम पर राजनीति तो करनी पड़ेगी कि वोट चाहिए। तो लोकल इशू या नेशनल इशू, राजस्थान ने कई तरह के चुनाव देखे। एक चुनाव तो ऐसा देखा जो विशुद्ध नेशनल इश्यूज पर लड़ा गया, फिर एक चुनाव ऐसा भी देखा जिसमें लोकल इश्यूज की भी बात हुई, अब दूसरे इश्यूज की भी बात हो रही है। लोकल इशू या नेशनल इशू इस चुनाव में? देखिए, पिक एंड चूज होता है ये। मेरा मानना है, आप चुनाव के बाद में एनालिसिस करते हैं कि ये चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा गया होगा, पर मेरा यह मानना है कि राजस्थान में चुनाव भावनात्मक ज़्यादा होते हैं।
भावनात्मक इसलिए होते हैं जो राज और रिवाज जिसकी की बात आजकल हो रही है और होती रही है हमेशा से, और ये एक जुमला सा बन गया है, ये भावनात्मक इशू है। राजस्थान की जनता बहुत कुछ किसी को देने के बाद भावनात्मक रूप से सेटिस्फेक्शन के उस लेवल पर नहीं पहुंचती कि साहब हमें वो सब कुछ मिला हो जैसा कि हम लोग चाहते थे, और यही वजह है कि फिर वो 5 साल बाद में सरकार बदल देती है। कई बार कई मुख्यमंत्रियों को, 2 मुख्यमंत्रियों को मैंने ये बार बार कहते हुए सुना है, और ख़ासतौर पर वसुंधरा इसको पिछली बार 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 कहती थी अपने कैंपेन्स में कि साहब जब आप हमको बदल ही देंगे तो फिर अगला आने वाला भी सोचेगा हम बदलने वाले हैं, हम काम क्यों करें, है ना। तो ये बड़े राजस्थान में जो चुनाव होते हैं बड़े भावनात्मक इश्यूज के ऊपर होते हैं, हाँ, कलियां जोड़ने वाली बात होती है, और विकास कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से सेकेंडरी होता है, वो प्राइमरी मुद्दे नहीं बन पाते। ठीक है, तो अब थोड़ा सा देखिए, मेरा जो व्यक्तिगत तौर पर मानना है, राहुल का अपना एक अट्रैक्शन हो सकता है, पर पीएम मोदी का अपना अट्रैक्शन है, और वो जब कहीं भी जाते हैं उनका एक वो अट्रैक्शन नजर आता है। प्रियंका गांधी का अपना एक अट्रैक्शन है। मैं इसी अट्रैक्शन के बेसिस पर मैं बात करना चाहता हूं अगली खबर की। राहुल गांधी की एक और जनसभा प्रदेश में होने वाली है, जो कि बायतू में होगी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आए थे। अब जिस खेत में, जिस जगह पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभा की है, उसी खेत में, उसी जगह पर राहुल गांधी सभा करने वाले हैं। अब ये बड़ा तलवार की धार पे चलने जैसी स्थिति है कि हमारी, देखो हमारे वाले में ज्यादा भीड़ आई थी, इनका अट्रैक्शन नहीं है। उस पिच, मतलब उस जगह पर आकर अट्रैक्शन वर्सेस अट्रैक्शन की एक तैयारी कांग्रेस ने की है। क्या लगता है आपको, चल जाएगा, नहीं चलेगा, या फिर प्रियंका होती तो ज्यादा बेटर होता? देखिए, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि कितनी भीड़ उसमें आती है, लेकिन ये उस किसान के लिए बेहतर साबित हो सकता है। ये उस किसान के लिए बेहतर साबित हो सकता है कि उसके लिए, देखिए उसके दोनों पार्टियों में संबंध कितने बेहतर हैं कि वो बीजेपी को भी अपना खेत दे देता है और कांग्रेस को भी अपना खेत दे देता है कि आप लगाइए डॉम यहाँ पर और हम जनसभा को संबोधित करिए। वो अपने संबंधों को जरूर भविष्य में बना सकता है। अगले अलग ही लेवल का फसल काटा जा रहा है वहां पर। ये खेत एक है। अब देखिए ये भी प्रतीकात्मक बात है। अब देखिए छायावाद में अगर आप बात करते हैं, खेत एक है, उसको जोतने वाले 2 हैं, फसल के किसकी होती है और किसको फायदा देती है, ये इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन बाड़मेर की राजनीति, खासतौर पे बायतू की राजनीति इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी, बाड़मेर का ये वो हिस्सा है जहां आप जाएंगे जातिगत, और उस जातिगत के अंदर भी लेयर्स हैं, लेयर के अंदर लेयर है, एक दूसरे का विरोध है। ये ज़मीन बिना पानी के, वहाँ के किसान किस तरह से खेती करते हैं, कभी आप जाकर के देखिएगा उनकी हालत क्या है, उनकी कोशिश क्या है, उनकी मेहनत क्या है। और इतनी मेहनत के बाद जब वो मुट्ठी भर बाजरा उगाते हैं, उससे उनका घर चलता है, और उस भूसे से जो पशुधन है वो खाना खाता है, या उनका साल गुजरता है। लेकिन अब वो खेत उपजाऊ हो गए हैं, ये अच्छी बात है। और भगवान करे, वही मंत्रों के साथ कह देना चाहिए, मंत्रों में बड़ी ताकत होती है, मैं मानता हूँ। चाहे किसी को मंत्र तो आज बोल ही दिया गया। हाँ, मंत्र बोल दिया, मंत्रों में बहुत ताकत होती है, उनको मंत्रों को जपना चाहिए कि ऐसी सभाएं होती रहें, बार बार हो, सबके खेतों में हो और सबका फायदा हो, ठीक वैसे ही जैसे इस खेत वाले का हो रहा है। कांग्रेस हम देख रहे हैं बड़े गिने चुने चेहरों के साथ में है ना। और आपने सही चीज़ पकड़ी कि वो नेता तो हैं, पर वो नेता जो हैं वो कार्यकर्ता के रूप में वैसे दिखाई नहीं दे रहे, है ना। दिक्कत कहानी ये है कि बीजेपी उन सारे के सारे, आपने जिस चीज़ को कहा था ना कि ब्रांडिंग करना जानती है, बीजेपी बहुत अच्छी तरीके से अपने ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करती है, और वही वो कर रही है। कांग्रेस शायद उन ह्यूमन रिसोर्सेज को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है जैसा इन चुनावों में अभी तक। नहीं, लेकिन अभी कांग्रेस के ह्यूमन रिसोर्सेज में उतनी अपील भी नेशन वाइड या डिफरेंट स्टेट्स में बची नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा चाहे अपने बयानों को लेकर या अपने वे ऑफ फंक्शनिंग को लेकर, या यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो अपने बयानों को लेकर, अपनी फंक्शनिंग को लेकर जिस तरह की एक अपील रखते हैं मास में, कांग्रेस के पास दूसरे स्टेट्स में कम ही ऐसे लीडर्स हैं मेरे ख्याल से जिनके पास ऐसी मास अपील होगी। क्यों नहीं है? देखिए इसके पीछे भी तो कारण है। कई बार ये आरोप लगते हैं कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस बात से डरता है कि साहब उनसे बड़ा कोई नेता नहीं बन जाए। आज सचिन पायलट से बड़ा नाम, मैं तो उस बात को बड़े खुल के कहता हूँ, सचिन पायलट से बड़ा कोई नाम, कोई ब्रांड नेम। और उन्होंने जब एमपी में जाकर के रैली की, दीपक और मैं उस पर बात कर ही रहे थे कि साहब आप देखिए क्या मास अपील थी सचिन पायलट को लेकर। हाँ, उज्जैन में क्या क्रेज था, और यूपी में भी। और वो गुर्जर उन वोट्स को कैटर करते हैं जो कश्मीर से लेके आपको आधे हिंदुस्तान में मिल जाएंगे। और सचिन पायलट के पास एक बहुत बड़ा फील्ड है खेलने का। क्या कांग्रेस उस नाम का सही इस्तेमाल कर पा रही है या किया है? मेरे ख्याल से नहीं किया, और कांग्रेस यहीं फेलियर होती है। और बीजेपी यहाँ पे अपने लोगों के हिसाब से अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को बहुत सही तरीके से, कहते हैं जिसे कहते हैं ना, बहुत फाइन प्ले कर जाती है।
और उसका फ़ायदा उनको मिलता है। डिस्कशन काफ़ी गंभीर हो गया। एक लाइटर नोट पर एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, आप दोनों के एक कमेंट्स लूँगा, उसके बाद फिर मैं अगले सीरियस टॉपिक पर जाऊँगा। एक सवाल नेशनल मीडिया में से किसी एंकर ने बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे से पूछा था कि आप थकते क्यों नहीं हैं। ये सवाल अब राजस्थान में भी लीडर से पूछा जाने लगा है। ये सवाल सचिन पायलट से पूछा गया और सचिन पायलट ने कहा कि मैं दाल बाटी चूरमा खाता हूं और इसलिए नहीं थकता हूं, कभी आजमा कर देखिए, पत्रकारिता में काम आएगा। देखिए आज भी तस्वीरें सामने आई हैं जहाँ पर एक शायद रामफूल मीणा नाम के किसी कार्यकर्ता के घर वो गए थे चुनाव प्रचार करते हुए। आज टोंक जिले में चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो, और वहाँ जाकर भी ज़मीन पर बैठकर पंगत में बैठकर उन्होंने वही दाल बाटी चूरमा खाया। तो और पिछले चुनाव को मुझे भी ध्यान है, पिछले चुनाव में मैं उनके साथ था और वो वाकई में शाम को 4 बजे दाल बाटी चूरमे का आनंद लेते हुए नजर आ रहे थे। और अमूमन मैंने इसका सियासी मायने अलग अलग निकालते रहिएगा आप, लेकिन कई मौके हुए हैं जब मैंने उनकी गाड़ी के अंदर भी दाल बाटी चूरमा रखा हुआ नजर आया मुझे। नहीं, उसका अपना टेस्ट है, उसका अपनी एक भाई। पर मैं इसमें एक चीज़ जोड़ता हूँ और जो बहुत ज़रूरी है, आपको बशर्ते ये लगे कि नेता थकते नहीं है, लेकिन मैंने नेताओं की बहुत थक के मारे चूर, जो दाल बाटी चूरमा वाला चूरमा होता है ना, वैसे चूर में जैसी हालत देखी है इलेक्शंस के टाइम पे। वो इतना थक जाते हैं, बशर्ते जैसे ही आप कैमरा ऑन करें फिर वो एकदम तैयार होके पूरी ताकत झोंकने की बात करते हो। लेकिन मैंने देखी हालत, और आप पूछिए एक नहीं दो नहीं, आज के कई दिग्गज नाम भी और उनका भी नाम मैंने उनको भी थका हुआ देखा है, जिनके बारे में आप अभी बात कर रहे थे। और उस दिन दाल बाटी नहीं खाई होगी। नहीं, उस दिन हम लोग पकौड़े खा रहे थे। उस दिन उसमें स्टेमिना नहीं है। अग्रवाल धर्मशाला में दीपक ने पकौड़े खाए थे उस दिन हमारे साथ। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ। हालांकि प्रदेश में उस चेहरे की इतनी बड़ी बकत है कि नहीं, मैं इस पर तो कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक वक्त था जब मैंने देखा है मुलायम सिंह यादव को बीमार है और बुरी तरीके से शरीर टूटा हुआ है, लेकिन एक दिन में 4-4, 5-5 जनसभाओं को वो कैटर कर रहे थे। और अब जो हमने बात की कि स्टेमिना कैसे मेंटेन रखते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, तो उसी पर एक पॉइंट और मैं जोड़ दूं। लेकिन उससे ठीक 4 घंटे के बाद प्रियंका गांधी मंच से ये बोल देती हैं कि नेता आलसी होते हैं, शायद इसलिए नहीं थकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं चुनावों के दौरान तो आलस पूरा झाड़ना ही पड़ता है, जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे थे। अगला एक सीरियस टॉपिक है, हनुमान बेनीवाल आज एकाएक दोबारा रूटीन के प्रचार से हटकर एक बयान को लेकर सुर्खियों में आए हैं और उनका वो बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है। हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और भाजपा पर तंज कसा और कहा कि कमल के निशान पर 12 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन है, जबकि कांग्रेस में गहलोत और 15 लोगों के होने के बारे में वो इशारा करते हैं। इशारा तो हम सब समझ रहे हैं, लेकिन क्या हम ये मान लें कि अब हनुमान बेनीवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर ही हमले बोल रहे हैं? क्योंकि एक वक्त था सिर्फ कांग्रेस पर बोलते थे, फिर सिर्फ बीजेपी पे बोला और अब दोनों पर बोल रहे हैं। देखिए, हनुमान बेनीवाल की अपनी अलग सियासत है और ये जो बयान उन्होंने आज दिया वो आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से देते हुए आ रहे हैं और ऐसे बयान देते हुए आ रहे हैं जनता के बीच में। 20,000 लोगों की भीड़ के सामने आगरा रोड पर मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर भी उनका एक बयान सुना था, जब ड्रोन आ रहा था उड़ता हुआ, और उन्होंने ऐसी टिप्पणी वसुंधरा राजे के ऊपर कर दी थी कि वहाँ पर खड़े हुए जयपुर पुलिस के कमिश्नर समेत तमाम पुलिस के अधिकारी नीचे गर्दन करके खड़े हो चुके थे और शर्मा चुके थे। लेकिन हनुमान बेनीवाल की सियासत का जो तरीका है वो कुछ ऐसा ही है। वो उनका जो वोटर है उसको वो इसी तरीके से अट्रैक्ट करते हैं, वो इसी तरीके के बयान देते हुए अट्रैक्ट करते हैं। और बात जो आप करें कि पहले उनकी नज़दीक कांग्रेस पर ज़्यादा हमला बोला करते थे, कांग्रेस पर हमला उनका इसलिए ज़्यादा होता था क्योंकि उनको एनडीए के साथ जाना था। अब वो इस बार एनडीए के साथ अभी फिलहाल है नहीं, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमले बोल रहे हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले क्या परिस्थिति, क्या सूरत होगी वो तो वक्त बताएगा। कि जोड़ रहे हैं, देखिए इस बार वो पूरी तरह से कांग्रेस के साथ में जो मुझे दिखाई पड़ रहा है और बहुत स्मार्ट प्ले किया। आप देखें कौन कौन से ऐसी जगहें हैं जहां पे उन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े नहीं किए। उन्होंने ज्योति मिर्धा के सामने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, ये सोचते हुए कि साहब वहाँ वोट कट जाएंगे नागौर में और कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा, या फिर ये कहें कि ज्योति मिर्धा जीत सकती है। ये आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। उन्होंने कैंडिडेट कहाँ खड़ा नहीं किया, उन्होंने दिव्या मदेरणा के सामने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। यहाँ आरोप लग रहे हैं कि साहब आप एक फ्री सीट कांग्रेस को देना चाहते हैं और ध्रुवीकरण नहीं चाहते हैं। वो अपनी व्यक्तिगत रंजिश भी निभा रहे हैं। हरीश चौधरी के सामने आप देखिए वो एक बड़ा और सबसे मोटा कैंडिडेट लेकर के आते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे और गहलोत के सामने इनका कोई कैंडिडेट मार्केट में नहीं होता है। ये बड़े सवाल हैं जिनसे अच्छा। और किरोड़ी लाल मीणा से तो खैर उनकी पुरानी दुश्मन बहुत पुरानी दोस्ती है ही, बड़ी पुरानी यारी है ये कहना चाहिए। उन्होंने वहाँ भी सवाई माधोपुर में कोई कैंडिडेट नहीं दिया, हालांकि कोई बहुत बड़ा प्रभाव उस इलाके में रखते भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस बार अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं वो इस बात साफ साफ द्योतक है
कि इस बार वो कांग्रेस का सहयोग करना चाहते हैं, या फिर ये कहें कि इसको उल्टी तरह से समझें कि वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की जिद पर आ चुके हैं। ठीक है, और एक और टॉपिक जो अननोटिस्ड नहीं जाना चाहिए, बस उसके बाद फिर हम इस चर्चा को ख़त्म करेंगे। प्रदेश के ही बहुत महत्वपूर्ण माने जाने वाले शहरों में से एक शहर में एक रेप की खबर आती है, और उसके बाद आप देखिए किस तरह से चुनावी बेचैनी आपको गलती करने पर मजबूर कर देती है। उस रेप पीड़ित से मिलने के लिए एक बहुत कद्दावर चेहरा है जो कि पहुंचती हैं, और वहाँ पे रेप पीड़ित के परिवार वालों के मुंह के पास माइक लगाकर उनसे बुलवाया जाता है, और इस हड़बड़ी में, इस घटना में, या इसमें से माइलेज लेने के लिए या वार पलटवार करने के लिए सास ससुर से बुलवाया भी जाता है, उसके परिवार वालों से बुलवाया भी जाता है, जो कि एक तरह से रेप पीड़ित के परिवार और रेप पीड़ित की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना हुआ। तो क्या ये नहीं बताता है कि अब एक्सट्रीम बेचैनी की ओर चीज़ें जा रही हैं? आप आज सुबह की घटना का जिक्र कर रहे हैं शायद, है ना? और देखिए, जो बीजेपी लोकेशन का नाम लिया, मैं कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो विपक्ष की पार्टी के नेता गए वहाँ पर, वो वजह यही थी क्योंकि वो मौजूदा सरकार पर लगातार महिला अत्याचार, महिला दुराचार को लेकर लगातार आरोप लगाते रहे, और चुनावी ये जो माहौल चल रहा है इसके अंदर तड़का डालने की कोशिश उसके बहाने की गई है। और यही वजह थी कि सुबह पहले वो संबंधित नेता वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और इस तरीके की पूरी कोशिश, पूरी कवायद उनकी तरफ से यहाँ पर की गई। मैं श्योर हूं कि प्रत्याशी को नियम तो पता था, और ये भी हो सकता है कि वो दिमाग से उस वक्त निकल गया हो, लेकिन बाकी के जो अति उत्साही लोग जो पीछे चलते हैं, शायद हो सकता है उनमें से किसी से मिस्टेक रही हो, लेकिन मिस्टेक तो मिस्टेक है। क्या इसका कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए? देखिए, आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया। जो पहला शब्द है वो मेरे लिए सबसे बड़ा शब्द है, वो है बेचैनी। चुनाव में इलेक्शन डेट पास आते आते नेताओं का बेचैन हो जाना स्वाभाविक है, और वो हो भी जाते हैं। ऐसा मुद्दा हाथ लगने के बाद कहीं वो हाथ से फिसल ना जाए, ये भी एक बहुत बड़ी बेचैनी हो सकती है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में न्याय, मान लीजिए, ये भी हम मान के चलते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट आप देना भी चाहिए। अगर वो ये कहते हैं कि साहब हमारा मकसद न्याय दिलाना था और इतना बड़ा मुद्दा था जिसको कि उठाया जाना चाहिए था, लेकिन जब ऐसे इश्यूज हों, पर इस वक्त कानून व्यवस्था सरकार के हाथ में नहीं है। नहीं, पर आप उस मुद्दे को उठाते, जब आप उठाएंगे, एक विपक्षी धर्म होता है, जब आप उठाएंगे तभी तो उस पर न्याय त्वरित मिल पाएगा। वो उसको बड़ा बनाने की कोशिश के साथ गए थे, ये बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। लेकिन जब ऐसे मुद्दे होते हैं तब वहाँ बहुत संवेदनशीलता बरती जानी ज़रूरी होती है, बहुत गंभीरता के साथ इसे किया जाना ज़रूरी होता है। और ये सिर्फ यहाँ का मामला नहीं है, मैंने यूपी में कई ऐसे मामले सामने आए जहाँ एक के बाद एक इस होड़ में कि साहब हम इसे सबसे ज़्यादा इस मुद्दे को लूट लें, वहाँ भी हमने देखा है कि साहब लोग बिल्कुल कैजुअल हो गए और वो डिस्क्लोज आइडेंटिटीज़ होती रही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर के बहुत गंभीर है, कानून इसे लेकर के बहुत सख्त है। लोगों को भी मेरा ये मानना है कि संवेदनशीलता और समझदारी ऐसे वक्त पे बरतनी चाहिए। लेकिन गलतियाँ, एक बेनिफिट ऑफ डाउट ये कहते हुए दिया जा सकता है कि गलती हुई है, और अगर उसे लेकर के माफ़ी मांग ली जाती है तो फिर वो व्यक्ति तो पर अब इसमें क्या इसमें कोई बीच का रास्ता हो नहीं सकता। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, दे सकते आप सज़ा भी नहीं दे सकते ये कहते हुए कि साहब आपने ऐसा कैसे कर लिया। उनकी भावना भी ऐसी नहीं थी, जहाँ तक मैं उस नेता को मैं जानता हूँ, वो बड़ी सुलझी हुई स्मार्ट लेडी हैं। उनका भी मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हम उस मुद्दे में जाना नहीं चाहते, लेकिन शी इज़ ए सेंसिबल लेडी। तो उनसे ऐसी गलती जानबूझ के हुई हो, ये मुझे नहीं लगता। एक्टिविटी और उसके साथ सेंसिटिविटी की ज़रूरत है, जिस पर राहुल ने बल दिया। तो ये दिन भर की वो हलचलें रही हैं जिनके पीछे भी जाने की ज़रूरत थी और सुर्खियों से आगे रहने की भी ज़रूरत थी, उन्हें हमने आज कैटर किया। एक बार फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी सुर्खियों से आगे में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। राजस्थान बड़े भरोसे से कह रहा है, राजस्थान वो मॉडल बना देश के अंदर, मेरे ख्याल से विश्व नहीं हुआ।